आइए बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को चर्चा करते हैं और आज का हमारा क्लास 24वां होगा। आपका जो पहला प्रश्न है, व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया नाइट्रोजनी उर्वरक है। देखिए, हम आपको ये प्रश्न पहले भी हुआ था कि नाइट्रोजनी उर्वरक है। यहाँ पर दो बातें बताए थे हम कि यूरिया खाद जो होता है वो हम कब छीटेंगे, नाइट में बताए थे। इसलिए यूरिया खाद को नाइट्रोजनी उर्वरक कहा जाता है। एक प्रश्न पहले से आप पढ़े हुए हैं। यहाँ पर प्रश्न आ गया व्यापक रूप से, मतलब व्यापक का मतलब विस्तार रूप से, बड़ा रूप में, ठीक है, इस्तेमाल किया गया नाइट्रोजनी उर्वरक के रूप में किसका यूज किया जाता है? यूरिया का। देखिए, नाइट्रोजनी उर्वरक इसको कहा गया है। आपको अगर ऑप्शन में कहीं पर नाइट्रोजनी उर्वरक हो तो आप आंसर ढूंढिएगा यूरिया। यदि क्वेश्चन में यूरिया हो तो आंसर ढूंढिएगा नाइट्रोजनी उर्वरक। बस बात इतना ही याद रखिए, आगे कुछ भी नहीं याद रखना है। क्या बताए, जल्दी से बता दीजिए थोड़ा हमको। ठीक है, क्वेश्चन में नाइट्रोजनी उर्वरक रहेगा तो यूरिया मानेंगे, और क्वेश्चन में यूरिया रहेगा तो हम नाइट्रोजनी उर्वरक मानेंगे। ज़्यादा बात मत समझिए, इतना ही बात समझना है। आपको कल भी बताए थे हम कि विद्वान नहीं बनना है, एग्जाम निकालना है, पास करना है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा नाइट्रोजनी उर्वरक का है। बाकी सबको कट कर दीजिए, इतना ही याद रखिएगा कि नाइट्रोजनी उर्वरक है तो नाइट्रोजनी उर्वरक के अंतर्गत क्या आता है? यूरिया आता है। ठीक है, तो दूध की बात करें, अगर हम आपसे पूछ दे कि दूध क्या है? दूध, बिल्कुल, दूध एक इमल्सन है। दूध इमल्सन का उदाहरण है, और इमल्सन अगर नहीं रहे तो याद रखिए पायस का उदाहरण है। दूध हम लोग खरीदते हैं तो पाए देते हैं, तभी आपको दूध देता है, इसलिए दूध पायस का उदाहरण है या इमल्सन का उदाहरण है। यहाँ तक समझ में आ गया? तो यहाँ प्रश्न क्या है? दूध में परिक्षिप्त का मतलब जो छुपा हुआ हो। परिक्षिप्त का मतलब छुपा हुआ। बताइए, दूध में क्या छुपा हुआ रहता है? मक्खन रहता है ना। आप दूध को जो ये मंथन करते हैं, उसको मथते हैं, तो क्या निकलता है? मक्खन। वही बात है कि दूध में परिक्षिप्त मतलब छुपा हुआ, बसा होता है। तो कहाँ पर होता है भाई? मक्खन में। क्या होता है? मक्खन रहता है। मक्खन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बटर कहते हैं। क्या कहते हैं? बटर कहते हैं। वे दो तत्व जिनसे बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जाते हैं। ये प्रश्न भी पहले आप लोग पढ़े हैं। दो ऐसे तत्व जिनसे बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जाते हैं, यानी कि साइंस का बहुत सारा यौगिक ऐसा देखिएगा जिसमें आपको C का मात्रा जरूर रहता है और H का मात्रा जरूर रहता है। नहीं समझे मेरा बात? जैसे मीथेन की बात करें CH4, एथेन की बात करें C2H6, प्रोपेन की बात करें तो देखिए C और H का प्रयोग बार बार ज़्यादा है कि नहीं है? वही बात कहता है कि कौन सा दो तत्व ऐसा है जो बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किया जाता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यौगिक आपको मिलेगा, संकेत मिलेगा, और उस संकेत में C का और H का, इस दो का यूज सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो वही बात पूछ रहा था कि दो तत्व ऐसे कौन से हैं जिनसे बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं। तो एक कार्बन है और दूसरा क्या है? हाइड्रोजन। कार्बन का संकेत क्या होगा? और हाइड्रोजन का क्या होगा? H2 होगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? आपके अगले प्रश्न में एक्वारेजिया है, और एक्वारेजिया बोलने से एक प्रश्न आपके मन में आ गया होगा। क्या मन में आया? सोना एक्वारेजिया में घुल जाता है। ठीक है ना, ये प्रश्न याद आया होगा क्योंकि बैक के क्लास में पढ़ाए थे। एक्वारेजिया में आपको सोना घुल जाता है, और आप बताएंगे कि एक्वारेजिया में किसमें? एक्वारेजिया में आपको जो है अम्ल का अनुपात क्या होगा? 3:1। कौन कौन सा अम्ल रहता है? HCl अनुपात HNO3। HCl अनुपात HNO3। याद रखिएगा कि एक्वारेजिया में कौन सा अम्ल रहता है? HCl अनुपात HNO3 रहता है। और कितना अनुपात रहता है? 3:1 रहता है। अच्छा बताइए कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसमें सोना घुल जाता है? एक्वारेजिया में। ठीक है, वही बात लिखा है कि एक्वारेजिया मुख्यतः किसको प्रयुक्त किया जाता है? सोना। ठीक है, तो स्वर्ण को घुलाने में। बिल्कुल समझ में आ गया। प्रयुक्त मतलब प्रयोग करना हो गया। अगला प्रश्न है, किसी गैस को द्रव रूप में, द्रव का मतलब यहाँ पर पानी, द्रव का मतलब पानी, किसी गैस को पानी के रूप में बदलने के लिए सबसे सफल विधि कौन सी है ना? सबसे सफल विधि है कम तापमान और उच्च दाब। कम तापमान और उच्च दाब, यानी कि टेम्परेचर कम रहेगा और प्रेशर जब ज़्यादा रहेगा तो कोई भी गैस द्रव में आसानी से बदल सकता है। तो इसको याद करना पड़ेगा कि किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सफल विधि, किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सफल विधि कौन सी है? तो कम तापमान और उच्च दाब। फिर से बताइए। कम तापमान और
प्रश्न को देख करके 4 बार 5 बार फटाफट से पढ़िए जोर से। आप लोग किसी गैस को यदि द्रव में बदलना हो तो आप किस विधि का प्रयोग करेंगे जो सबसे सफल हो? कम तापमान और उच्च दाब, यानी कि तापमान कम होना चाहिए और दबाव अधिक होना चाहिए। ठीक है, अगला है हाइड्रोकार्बन। और आप प्रश्न पढ़े थे कि हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है, बताइए। बैक के क्लास में पढ़े थे आप। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या था, बताइए। लेकिन यहाँ पर प्रश्न क्या है, जरा ध्यान दीजिए। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है, वहाँ भी प्रश्न वही था और यहाँ भी प्रश्न वही है। यहाँ भी प्रश्न वही है और यहाँ भी प्रश्न वही है। तो इसका आंसर यहाँ पर हो गया जीव भार। क्या हो गया? जीव भार। और वहाँ पर था कच्चा तेल। तो याद रखिएगा, अब एक प्रश्न का 2 आंसर। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या बोले? आंसर आंसर नहीं, क्वेश्चन बोलो। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत। और उसका आंसर पहले के क्लास में क्या पढ़े थे? आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे? आप दोनों आंसर को याद रखेंगे। बताइए, कोई ऐसा 2 तत्व का नाम बताइए जिससे अधिक से अधिक यौगिक तैयार किया जाता है। कार्बन हाइड्रोजन। एक कार्बन है और दूसरा हाइड्रोजन है। जस्ट हुआ था, फिर भी टाइम लग गया आप लोग को। अगला प्रश्न है, कौन सा कण बच जाता है जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन खो देता है? देखिए, जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन खो देता है, हाइड्रोजन जब अपना हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन खो देता है, जब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? खो देता है, तो उसमें एक कण बच जाता है। जरा मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा। जब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? खो देता है, तो उसमें एक कण बच जाता है और उस कण का क्या नाम है? तो प्रोटॉन है। क्या नाम है? प्रोटॉन। तो प्रश्न क्या था? जब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन को खो देता है, जब हाइड्रोजन प्रश्न बोलिए, तो उसमें एक कण बच जाता है और उस कण का क्या नाम है? प्रोटॉन नहीं बोलिए, प्रोटॉन। क्या बोलिएगा? क्या बोलिएगा? प्रोटॉन। अगर आपसे पूछ दे कि प्रोटॉन का खोज किसने किया? भाई साहब, रदरफोर्ड ने किया। प्रोटॉन का खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने किया। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के कोयला में 90% से अधिक कार्बन की मात्रा पाई जाती है? पीछे के क्लास में भी हम लोग ये प्रश्न पढ़े थे। 90% से अधिक कार्बन की मात्रा जो पाई जाती है वो एंथ्रासाइट में पाई जाती है और सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा इसी किस्म में पाई जाती है? एंथ्रासाइट में। इसीलिए कार्बन का कोयला का सबसे उच्चतम कोटि एंथ्रासाइट को ही कहा जाता है और सबसे न्यूनतम कोटि पीट को कहा जाता है, क्योंकि पीट में मात्र 35% या 35% से कम कार्बन की मात्रा पाई जाती है। तो बताइए, सबसे अधिक कार्बन की मात्रा कोयला के किस में पाई जाती है? कितना परसेंट पाया जाता है? अगला प्रश्न है, जब सोडियम कार्बोनेट घोल को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अनुमापित किया जाता है तो संकेतक प्रयुक्त होता है मेथिल ऑरेंज। कहने का मतलब है, जब सोडियम कार्बोनेट घोल को, किस घोल को? सोडियम कार्बोनेट घोल को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब सूत्र H2SO4, सोडियम कार्बोनेट घोल को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अनुमापित किया जाता है तो इसके बाद जो आपको संकेतक प्रयुक्त होता है आपको मेथिल ऑरेंज का होता है। कहने का मतलब बस आसान भाषा में ये समझिए कि जब सोडियम कार्बोनेट को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अनुमापित का मतलब समझिए कि मिलाया जाता है। क्या क्या आता है? मिलाया जाता है। किसको किसके साथ मिलाया जाता है? सोडियम कार्बोनेट को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। किसको किसके साथ? सोडियम कार्बोनेट को सल्फ्यूरिक अम्ल के घोल के साथ मिलाया जाता है। इसके बाद जो है आपको क्या बनता है? मेथिल ऑरेंज। क्या बनता है? मेथिल ऑरेंज। अगर आपसे पूछ दे कि मेथिल ऑरेंज कैसे बनता है? अम्ल में मिलाने के बाद मेथिल ऑरेंज बनता है। यानी कि सोडियम कार्बोनेट को सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाने से मेथिल ऑरेंज का निर्माण होता है। बस सीधी बात में अगर बात करें तो सीधा सीधा इसका क्वेश्चन यही होगा कि सोडियम कार्बोनेट में अगर H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? मेथिल ऑरेंज बनेगा। बस सीधा बात इतना ही याद रखना है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? अगला प्रश्न है, किसी कमरे के एक कोने में सेंट की खुली शीशी को छोड़ दिया जाए।
प्रश्न समझे यहाँ तक? कमरे के किसी एक कोने में सेंट की शीशी को खोल दिया जाए और उसकी खुशबू कमरे में सभी भागों में फैल जाती है ना? उसकी खुशबू क्या होती है? कमरे में सभी भागों में फैल जाती है। ऐसा किस अवस्था में होता है? ऐसा विसरण। आप ये प्रश्न आप 10वीं क्लास में पढ़े होंगे कि जब अगरबत्ती कहीं जल रही होती है तो आपके नाकों तक दुर्गंध पहुंचती है, किस क्रिया के माध्यम से? तो याद रखिए, विसरण क्रिया के माध्यम से पहुंचती है। अब ये बताइए कि पौधे में पत्तियों तक जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जाती है किस माध्यम से जाती है? विसरण के माध्यम से जाती है। ठीक उसी तरह से जब कोई सेंट का शीशी अगर किसी कोना में हम खोल देते हैं, खोलने के बाद उसका जो गमक है, उसका महक जो है वो हमारे नाक तक किस माध्यम से पहुंचते हैं? किस प्रक्रिया के माध्यम से? देखिए ऐसा सोच लीजिए, जब अगरबत्ती का आप कभी कभी क्या करते हैं, आप सेंट क्यों लगाते हैं? पसीने की बदबू को ढकने के लिए, छिपाने के लिए। तो आप जब सेंट छींटते हैं तो इसके बाद पहले वाला गंदा बदबू बिसर जाते हैं ना जी। बिसर जाते हैं मतलब भूल जाते हैं ना, मतलब बिसरने के लिए आप वहाँ पर कुछ अच्छे सेंट का आप यूज़ कर लेते हैं। तो इसलिए याद रखिएगा कि जब किसी कमरे में किसी अगरबत्ती को जलाया जाए, किसी कमरे में किसी सेंट की बोतल को खोला जाए और उसका महक यदि आपके नाक तक आ गया तो किस प्रक्रिया के माध्यम से? क्वेश्चन कोई भी हो, सेंट की बात जब भी हो कि उसका सेंट खोला गया और उसका सेंट नाक तक पहुँच गया, किस क्रिया के माध्यम से? पौधों की पत्तियों तक CO2 पहुँचा, किस माध्यम से? बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है, सांद्रित सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल हुआ है ना। सांद्रित सल्फ्यूरिक एसिड के भंडारण के लिए सबसे उपयुक्त पात्र मतलब होता है बर्तन। पात्र का मतलब बर्तन। कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का अगर भंडारण करना हो, भंडारण का मतलब होता है स्टोर करना। जैसे कि आप खाना जिस घर में बनाते हैं, भोज का जो होता है उसमें आप भोजन जिस रूप में रखते हैं उसको कौन सा घर बोला जाता है? भंडार। उसको भंडार घर बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? भंडार। उसको भंडार घर बोला जाता है। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड के भंडारण का मतलब होता है स्टोर करना। क्या होता है? स्टोर मतलब जमा करना। तो जब जमा करके हम लोग रखेंगे तो जमा करके किस बर्तन में रखेंगे? कांच के बर्तन में। किस बर्तन में? कांच के बर्तन में। कांच का मतलब क्या होता है? शीशा होता है। तो बताइए 100 से सल्फ्यूरिक अम्ल है और 100 से शीशा है, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड को भंडारण करने के लिए आप जो है सो रखेंगे, वो आपको जो है सो क्या रखेंगे, मतलब कहाँ रखेंगे? कांच के पात्र में रखेंगे। कहाँ पर रखेंगे? कांच के पात्र में, यानी कि शीशा के बर्तन में रखेंगे। तो आप ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, आप लोगों को प्रश्न समझ गए होंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड में प्रश्न को समझिए, सल्फ्यूरिक अम्ल को यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड को जो हम लोग जमा करके रखेंगे ना, मतलब कि भंडारण करके रखेंगे, वो हम किस बर्तन में रखेंगे? कांच का मतलब शीशा होता है। क्या होता है? शीशा का संकेत क्या होता है? पीबी होता है। आर्द्र सल्फर की विरंजन मतलब आपको ब्लीचिंग भी बोल सकते हैं और विरंजक भी बोल सकते हैं। आर्द्र सल्फर ऑक्साइड की विरंजन क्रिया क्या कारण है? ठीक है, आर्द्र सल्फर डाइऑक्साइड की, इसमें जो डाई लगा हुआ, डाई का मतलब क्या होता है? दो होता है। आर्द्र सल्फर डाइऑक्साइड का विरंजन यानी कि ब्लीचिंग क्रिया का कारण क्या है? तो उसका अपचायक यानी कि रिड्यूसिंग गुणधर्म, उसका अपचायक यानी कि रिड्यूसिंग गुणधर्म। इस प्रश्न को आप लोग छोड़ दीजिए। चलिए, तो साबुन की अगर हम बात करें, साबुन अगर पानी में मिला देंगे तो साबुन, बताइए आप लोग कि पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाता है। तो देखिए, साबुन की तुलना में अगर हम डिटर्जेंट की बात करते हैं, डिटर्जेंट का मतलब सर्फ की बात करें, तो सर्फ का क्या लाभ है? तो डिटर्जेंट कठोर जल में भी झाग बना देते हैं। हम आपको एक बार कहानी सुनाए थे कि हम गए थे तो यमुना का पानी जब हमको नहाने के लिए मिला तो उसमें हम साबुन से जब नहा रहे थे तो उसमें झाग नहीं बन रहा था। फिर किसी ने कहा कि आप शैम्पू से नहाइए या सर्फ से आप हाथ धोइए। तो जैसे ही सर्फ से हाथ धोए कि आपको तुरंत उसमें झाग बन गया। इसलिए याद रखिएगा कि साबुन और सर्फ की तुलना में अगर बात करें तो उसमें लाभ है। डिटर्जेंट में क्या लाभ है? साबुन आपको नॉर्मल जल में भी आपको फेन बनाएगा जी,
नॉर्मल जल में ही फेन बनाएगा, लेकिन कठोर जल में फेन नहीं बना सकता। वहीं पर अगर बात करें हम इसकी डिटर्जेंट यानी कि सर्फ की बात करें तो वह आपको नॉर्मल जल में भी फेन बनाएगा और कठोर जल में भी बनाएगा। तो बताइए लाभ किस में है? सर्फ में है, यानी कि डिटर्जेंट में है कि यह दोनों जगह पर काम कर लेता है और इससे हमको लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, जो कि साबुन में एक ही जगह फायदा होता है। बात समझ में आ रहा है? तो डिटर्जेंट का मतलब सर्फ, और उसको हिंदी में क्या कहते हैं पता है आप लोग को? अपमार्जक। क्या कहते हैं? तो बताइए डिटर्जेंट को क्या कहता है? अपमार्जक कहता है। अगर हम वातावरण की बात करें कि वातावरण का अपमार्जक कौन है, तो आप क्या बताइएगा? बताइए आप। नाइट्रोजन। उस अपमार्जक का मतलब होता है कि जो आपके गंदे पदार्थ को विघटन कर दे, खा जाए, जिससे आपका वातावरण स्वच्छ हो जाए। जैसे सुअर, जैसे कुत्ता लैट्रिन खा जाता है, सुअर लैट्रिन खा जाता है। इससे क्या होता है कि आपके लिए वो गंदा पदार्थ था, लेकिन उसको वो खा गया, आपका वातावरण इससे क्या हुआ? स्वच्छ हो गया। तो वो आपके वातावरण के लिए क्या है? अपमार्जक है। क्या है? तो बताइए आप दो अपमार्जक का नाम बताइए। सुअर और कुत्ता। अगर देखा जाए तो ये बिल्ली भी है, क्योंकि बिल्ली आप जैसे मछली का कांटा आप फेंकते हैं, मछली खाने के बाद बिल्ली क्या करता है? खा जाता है ना। तो वो भी एक तरह से आपका अपमार्जक, क्योंकि आपके वातावरण को साफ कर दिया ना। आप जहाँ पर फेंके उसका वो यूज कर लिया, खा लिया। जैसे कि किसी व्यक्ति, कोई कुत्ता मर जाए, कोई व्यक्ति मर जाए, कोई व्यक्ति यदि मर जाता है, और पहले के समय में आपको गीत जो होता था, पहले क्या होता था? गीत। वो गीत क्या करता था? वो गीत जो है आपको उस जीव को खा जाता था। तो वो जो जीव को खा गया तो हमारे वातावरण उससे क्या हो गया? साफ हो गया। तो वो आपके लिए क्या हो गया? क्योंकि अपने आप साफ हो जाता है ना, आप उसको साफ नहीं करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है, जब बर्फ के दो घनों को एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है। बताइए ये प्रश्न पहले हुआ है कि नहीं हुआ है? जब दो बर्फ के टुकड़ों को दबा करके रखते हैं तो उसका गलनांक क्या होता है? कम जाता है। यहाँ प्रश्न कुछ और है, जरा प्रश्न को देखिए। जब बर्फ के दो घनों को एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है तो वे जुड़कर एक घन बन जाता है। मतलब जब दो बर्फ को दबाएंगे ना तो वो दो बर्फ एक बर्फ बन जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? चिपक जाता है कि नहीं चिपक जाता है? बिल्कुल सही बात है, चिपक जाता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि दोनों के बीच में ना एक आबंध बनता है। आबंध का मतलब बंधन बनता है। और कौन सा बंधन बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ठीक है ना भाई? तो बर्फ जो चिपक जाता है इसका कारण क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, यानी कि हाइड्रोजन आबंध बनता है। और उस आबंध के कारण से वो बर्फ क्या होता है? आपस में बताइए। यदि बर्फ को खूब जोर से चिपका के रखेंगे तो उसका गलनांक बढ़ेगा कि कमेगा? मतलब वो जो गलता है वो ज्यादा गलने लगेगा कि कम गलेगा? बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है, पेयजल। पेयजल का मतलब पीने वाला जल। पेयजल को शुद्ध करने के लिए क्या मिलाया जाता है? क्लोरीन का संकेत। बहुत अच्छा। पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग क्यों किया जाता है? अब ये एक प्रश्न आपके लिए एक नया आया। इससे पहले पढ़े थे कि आप जल को शुद्ध करने के लिए उसमें आप क्लोरीन मिलाते हैं। एक नया क्वेश्चन आज फिर से हम लोग पढ़े हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट भी मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट भी मिलाते हैं हम लोग। तो पोटेशियम परमैंगनेट क्यों मिलाते हैं? याद रखिए, जिस तरह से क्लोरीन से आप जीवाणु को मारते हैं, ठीक उसी तरह से ऐसा सोच लीजिए। इससे पहले तो आपको क्लोरीन 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 ही याद था हमेशा, लेकिन आज भी एक याद कर लीजिए। ऐसा सोच लीजिए कि पानी में अगर पोटा उटा रहेगा, क्या रहेगा? पानी में पोटा रहेगा, मतलब नजला रहेगा। तो पोटा में जीवाणु होगा, उसको मारने के लिए हम क्लोरीन का यूज करेंगे। अर्थात यहाँ पर पोटा से पोटेशियम परमैंगनेट का भी यूज करेंगे। तो बताइए पेयजल को शुद्ध करने के लिए किस किस का यूज करेंगे? पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र यदि आपसे पूछ दे तो क्या होगा? बताइए आप लोग। तो आप लोग याद रखेंगे कि जल को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस का तो यूज़ किया ही जाता है। इसके अलावा आप पोटेशियम परमैंगनेट का भी यूज़ करेंगे। तो पोटेशियम परमैंगनेट का यदि सूत्र पूछ दे तो याद रखिए KMnO4। क्या होता है? KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र क्या होगा? चलिए तो अब प्रश्न को जरा पढ़ लेते हैं। पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग क्या आता है, लेकिन क्यों किया आता है? क्योंकि यह जो है ना उपचायक है। यह क्या है? उपचायक है। इस वजह से पोटेशियम परमैंगनेट का यूज किया जाता है। अगर आपसे पूछ दे कि वैसे भी पोटा जो फेंकते हैं तो ऊपरे ऊपरे न रहता है, रहता कि नहीं? इसलिए ऊपरे ऊपरे मतलब कि उपचायक। तो बताइए पोटेशियम परमैंगनेट का यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि यह एक
उपचायक है, और उपचायक का अंग्रेजी होता है ऑक्सीकारक। क्या होता है? ऑक्सीकारक होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसी एथलीट को, यहाँ पर एथलीट का मतलब, प्रश्न पर आप लोग ध्यान देते रहिएगा, प्रश्न जिस टाइम हम पढ़ते हैं उस समय ध्यान देते रहिएगा। किसी एथलीट, एथलीट मतलब होता है खिलाड़ी, बताए थे प्लेयर, एथलीट का मतलब खिलाड़ी। जब किसी खिलाड़ी को तात्क्षणिक ऊर्जा मतलब तुरंत एनर्जी चाहिए, तुरंत एनर्जी चाहिए, तो उसको तुरंत एनर्जी लाने के लिए किसका यूज कीजिएगा आप लोग? कार्बोहाइड्रेट्स का। एसपीडी का सेम क्वेश्चन कि किसी एथलीट या किसी खिलाड़ी को तुरंत ऊर्जा, तात्क्षणिक मतलब तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आप किसका यूज करेंगे? कार्बोहाइड्रेट का। किसका? कार्बोहाइड्रेट का यूज करेंगे। आपका अगला प्रश्न है पॉलीएस्टाइरीन। क्या है? पॉलीएस्टाइरीन। पॉलीएस्टाइरीन क्या है? तो पॉलीएस्टाइरीन जो है वो संश्लिष्ट पॉलीमर है। क्या है? संश्लिष्ट पॉलीमर है। संश्लिष्ट पॉलीमर है। पॉलीएस्टाइरीन क्या है? संश्लिष्ट पॉलीमर है। बात समझ में आ रहा है कुछ? चलिए, तो पॉलीएस्टाइरीन जो है वो क्या है बताइए? पॉलीएस्टाइरीन, पॉलीएस्टाइरीन जो है वो क्या है बताइए आप लोग? तो संश्लिष्ट पॉलीमर है। पॉलीएस्टाइरीन जो है वो क्या है? पॉलीएस्टाइरीन जो है वो संश्लिष्ट पॉलीमर है। वो क्या है? संश्लिष्ट पॉलीमर है। पॉलीएस्टाइरीन क्या है? संश्लिष्ट पॉलीमर है। बात समझ में आ रहा है? तो पॉलीएस्टाइरीन क्या है? संश्लिष्ट पॉलीमर है। आप ये चीज याद रखिएगा, इसको 4-5 बार फटाफट से आप लोग पढ़िए। तो बताइए पॉलीएस्टाइरीन क्या है? संश्लिष्ट पॉलीमर है। अगला है न्यूट्रॉन की खोज। बताइए न्यूट्रॉन की खोज किसने किया है? जेम्स चैडविक ने किया। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया है? जेम्स चैडविक ने किया है। अब बताएंगे आप लोग कि प्रोटॉन का खोज किसने किया है? और इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया है? जे थॉमसन ने किया है। तो न्यूट्रॉन का खोज किसने किया है? और जेम्स चैडविक को इसके लिए इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? कौन सा पुरस्कार मिला है? नोबेल पुरस्कार इनको मिला है। किनको? किसके आविष्कार पर? जेम्स चैडविक को। कागज पर फैली स्याही, कागज पर फैली स्याही को अवशोषित करने के लिए, समझिए क्वेश्चन को, कागज पर जब कभी कभी इंक गिर जाता है आपका, जैसे कल इनका बल्ब फूट गया था ना, तो ये इंक गिरा रहे थे कागज पर ना, तो कागज पर जो है स्याही जो फैला हुआ रहता है इंक, पहले आपको लकड़ी में आपको इंक डाल करके एक शीशी में रखा जाता था। आप लोग तो नहीं लिखे होंगे, हम लिखे हुए हैं उससे, आप लोग को इस बात की जानकारी। तो स्याही जो होता था, स्याही जो कभी कभी गिर जाता था, तो स्याही को खींचने के लिए, मतलब जैसे वो स्याही धोखा से गिर गया तो उसको मतलब जैसे को आप लोग को जब कोई तेल गिर जाता था आप क्या करते हैं? किसी कपड़ा डाल देते हैं ना, फट से कपड़ा डाल करके उसको सोख लेता है ना कपड़ा। वही क्वेश्चन है कि कागज पर अगर फैली स्याही है तो स्याही को अवशोषित करने के लिए आप किसके द्वारा अवशोषित करेंगे? मसीचूस पत्र के द्वारा। किसके द्वारा? मसीचूस पत्र के द्वारा। किसके द्वारा? कागज पर फैली स्याही को अवशोषित किसके द्वारा किया जा सकता है? मसीचूस पत्र के द्वारा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि कागज पर फैली स्याही का हम लोग वो यूज जो करते थे, तो उससे वो क्या होता था कि जितना भी फैला हुआ रहता था ना, सबको क्या करता था? वो चूस लेता था। इसलिए याद कर लीजिए मसीचूस कैसा पत्र है? एक पत्र आता था, मतलब एक पेपर आता था, ठीक है, वो पेपर उस पर रख दीजिए, फटाफट से पूरा सोख लेगा, फिर उसको आप गाड़ लीजिए इसमें बोतल में। बात समझ में आ रहा है? तो बताइए कि कागज पर फैली स्याही को अवशोषित करने के लिए अवशोषित जो किया जाता था किसके द्वारा? मसीचूस पत्र के द्वारा। बात कुछ समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक, सो बताइए। चलिए, तो बताएंगे आप लोग कि शुगर से अल्कोहल, शुगर का मतलब चीनी, शुगर मतलब चीनी से अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ये प्रश्न आपको याद करना पड़ेगा कि शुगर से अल्कोहल में रूपांतरण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं? शुगर से अल्कोहल में रूपांतरण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। किण्वन नहीं बोलिए, बकरी के जैसा मत बोलिए थोड़ा आप लोग। किण्वन क्या बोलेंगे? किण्वन। ठीक है, तो बताइए कि किण्वन किसे कहते हैं? शुगर से अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। मतलब शुगर से, चीनी से जो अल्कोहल बनाते हैं, अरे भाई जैसे शराब आप सुने होंगे ना, खाद से शराब बनता है, यूरिया खाद जो है उससे शराब बनता है, पता है आप लोगों को? तो उसी तरह से चीनी से जो अल्कोहल बनता है तो उसको हम लोग कौन सी क्रिया कहते हैं? वैसे समझिए चीनी और शराब दोनों का आप किनमे कहते हैं ना, किनते हैं कि नहीं किनते हैं? फ्री में नहीं मिलता है, तो इसलिए शुगर से अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं?
किण्वन कहते हैं। अगला प्रश्न है एस्बेस्टस। एस्बेस्टस किसका बना होता है? ये प्रश्न पिछले क्लास में भी आया था, मैग्नीशियम सिलिकेट का। देखिए एस्बेस्टस को हम लोग क्या करते हैं, सील पैक कर देते हैं ना। एस्बेस्टस को क्या करते हैं, सील पैक। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, उड़ जाएगा, हवा में उड़ जाएगी, हवा में उड़ जाएगा। तो एस्बेस्टस किसका बना होता है, मैग्नीशियम सिलिकेट का। जब एस्बेस्टस उड़ने लगेगा तो हम लोग मैगे में चिल्लाने लगेंगे, इसलिए मैगे में से क्या याद रखेगा, मैग्नीशियम। अब जैसे चिल्लाएंगे उसके बाद दूसरे दिन जब वर्षा खत्म होगा तो उसको क्या कर देंगे, सील कर देंगे, इसलिए मैग्नीशियम सिलिकेट, मैग्नीशियम सिलिकेट। तो बताइए एस्बेस्टस किसका बना होता है, एस्बेस्टस किसका बना होता है, मैग्नीशियम सिलिकेट का। चलिए उन दो तत्वों का नाम बताइए जिसमें समान संख्या में प्रोटॉन हो, मतलब प्रोटॉन क्या हो, समान संख्या में हो, और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन हो। न्यूट्रॉन जो हो सो भिन्न संख्या में हो और प्रोटॉन जो हो समान संख्या में हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, समास्थानिक कहते हैं। बताइए जब परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु भार अलग अलग हो, क्या कहेंगे, समास्थानिक कहेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो उन तत्वों को जिसमें समान संख्या प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन की संख्या समान हो, प्रोटॉन की संख्या क्या हो, समान हो, और न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो, भिन्न हो। याद कर लीजिए, पहले पढ़े थे परमाणु क्रमांक समान था, यहाँ पर प्रोटॉन समान है और न्यूट्रॉन भिन्न है। वैसे भी सोचिए कि नया पर जो आदमी पैदा लेता है वो भिन्न भिन्न प्रकार का पैदा लेता है। तो नया मतलब न्यू, और न्यू से याद कर लीजिए न्यूट्रॉन, तो इसलिए याद कर लीजिए प्रोटॉन समान और न्यूट्रॉन असमान। प्रोटॉन समान और न्यूट्रॉन जब असमान होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, समस्थानिक कहेंगे। अगला है किसी तत्व के सापेक्ष परमाणु संहति है क्या है जो परमाणु से बनी है जिसमें प्रत्येक में 17 प्रोटॉन और 18 न्यूट्रॉन और 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रश्न को आप लोग छोड़ दीजिए। अगला है मेसोन पाया जाता है। क्या चीज पाया जाता है, मेसोन। याद रखिए क्या पाया जाता है, मेसोन। बोलिए मेसोन। मतलब कोई कहेगा, किरण नाम की कोई लड़की होगी, वो क्या बोलेगी, मैं सोना लूंगी। क्या बोलेगी, मैं सोना लूंगी। क्या बोलेगी, मैं सोना लूंगी। मैं सोना लूंगी मतलब मैं सोन। तो मैं सोन जो है कौन 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 कहेगा कि हम सोना लेंगे, किरण से याद कर लीजिए, अंतरिक्ष किरण। तो मेसोन कहाँ पर पाया जाता है, अंतरिक्ष को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्पेस। क्या कहते हैं, तो बताइए मेसोन कहाँ पर पाया जाता है। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करके हम लोग फिर वीडियो का एंडिंग करेंगे। तो फटाफट से बताइए आप लोग सबसे पहले कि नाइट्रोजनी उर्वरक का उदाहरण बताइए। बिना देखे बताएंगे आप लोग। दूध क्या है, पायस या इमल्शन का उदाहरण है। और दूध में परिक्षिप्त वसा क्या होता है, बताइए। ऐसे दो तत्व जो बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जाते हैं। अब बताइए एक्वारेजिया किसमें प्रयुक्त किया जाता है, किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सफल परीक्षण कौन सा है, कम तापमान उच्च दबाव। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत और जीवभार। चलिए अब बताएंगे आप लोग कि कौन सा कण बच जाता है जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, प्रोटॉन बच जाता है ना। तो बताइए किस प्रकार के कोयला में 90% अधिक। चलिए अब बताएंगे कि सोडियम कार्बोनेट के घोल में यदि हम सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, मेथिल ऑरेंज प्राप्त होगा। चलिए सल्फ्यूरिक एसिड के भंडारण, सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज कहाँ किया जाता है, जल्दी बताइए आप, बैटरी में। तो वो जो बैटरी में आप यूज करते हैं, आप गौर कीजिएगा, जो बैटरी में यूज करते हैं ना, वो जब खरीदने के लिए जाएगा तो क्या चीज में रहता है, बोतल में रहता है। और वो बोतल क्या चीज का होता है, कांच का। इसलिए याद कर लीजिए कि सल्फ्यूरिक अम्ल को कहाँ पर जमा करके रखेंगे, कांच के बर्तन में। आप ये चीज देख लीजिएगा, कभी कपड़े स्टोर जाइएगा, कभी मधुबनी वगैरह जाइएगा तो बोलिएगा, उस दुकान में जाइएगा ना तो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है आपका कि साबुन की तुलना में डिटर्जेंट से लाभ है, मिलता है कुछ ज्यादा, क्यों, डिटर्जेंट कठोर जल में भी झाग बनाता है। में भी का मतलब क्या हुआ, यह दूसरे जगह भी झाग बनाता है और कठोर जल में भी झाग बनाता है। और जब ये बोलोगे क्योंकि यह कठोर जल में झाग बनाता है तो फायदा क्या हुआ, ये साबुन जो है वो कठोर जल में झाग नहीं बनाता है, जबकि डिटर्जेंट जो है वो नॉर्मल जल में भी कठोर जल में, दोनों जल में झाग बनाता है। इसीलिए आपको डिटर्जेंट से ज़्यादा लाभ मिलता है। अब बताइए कि जब बर्फ के दो घनों टुकड़ों को आपस में चिपकाया जाता है तो उससे आपको दोनों चिपक जाता है। तो ऐसा क्यों चिपकता है, क्यों, कारण क्या है,
हाइड्रोकार्बन का बंध। हाइड्रोजन आबंध के कारण, किसके कारण? हाइड्रोजन आबंध के तो कारण। बताइए कि पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का यूज क्यों किया जाता है? उपचायक क्योंकि पोटेशियम ऊपरी ऊपरी रहता है ना, तो क्योंकि यह उपचायक है यानी कि ऑक्सीकारक है। अगला प्रश्न है आपका कि किसी एथलीट को तात्क्षणिक ऊर्जा के लिए क्या दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। चलिए, पॉलीएस्टाइरीन बोलिए। पॉलीएस्टाइरीन क्या है पॉलीएस्टाइरीन? संश्लिष्ट पॉलीमर है। अगला है कि न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? जेम्स चॉडविक ने। इसका है कि कागज पर फैली स्याही को अवशोषित किससे किया जाता है? मसीचूस पत्र के द्वारा। मसीचूस पत्र के द्वारा। शुगर से अल्कोहल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एस्बेस्टस किसका बना होता है? मैग्नीशियम सिलिकेट का बना होता है। अब बताइए कि उन तत्वों को का नाम बताइए जो समान संख्या में प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन बराबर और न्यूट्रॉन अलग है, समस्थानी कहते हैं। और आज का लास्ट प्रश्न है कि मेसोन कहाँ पाया जाता है? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए।